ब्रिटिश पराधीनता की छाया से भारत को निकालने की शिक्षा नीति और कार्य योजना पर जानकारी देते हुए शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के अवध प्रांत के संयोजक प्रमिल द्विवेदी से स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग की बातचीत। नमस्कार। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता मिली क्रांति के जरिए नहीं, बल्कि याचना और ट्रांसफर ऑफ पावर के जरिए। ट्रांसफर ऑफ पावर के लिए प्रधानमंत्री का मनोनयन हुआ और वो मनोनयन इंग्लैंड के राजा के नाम शपथ लेकर के 1946 में किया गया और वो प्रधानमंत्री 26 जनवरी 1950 तक संविधान के लागू होने तक वही प्रधानमंत्री रहे। और जब चुनाव हुआ 1952 में पहला आम चुनाव हुआ तो उन्हीं प्रधानमंत्री ने सरकार बनाई। और इस तरह से अंग्रेजों ने जिनके हाथ में सत्ता हस्तांतरित की थी उनकी एक प्रणाली भारत में कई उतार चढ़ाव के बाद भी 2014 तक 21वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश के आधे भाग तक बनी रही। इसके कारण किसी विदेशी सत्ता के हटने के बाद जिस तरह से भारतीय समाज में उसकी सोच में परिवर्तन होना चाहिए था वो नहीं होने पाया। मैकाले ने कहा था कि हम भारत में ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करेंगे कि शरीर भारतीय होगी लेकिन मन उनका ब्रिटिश होगा। और वस्तुतः हम देखते हैं कि 2014 तक हमारी सोच, हमारी अभिव्यक्तियां सब भारतीयता के प्रतिकार में रहती थी। अगर कोई भारतीयता की बात कहता था, भारत की बात कहता था, संस्कृति की बात करता था, संस्कृत भाषा की बात करता था, तो उसको कहा जाता था कि डेड लैंग्वेज की बात कर रहा है, ये तो पुराने जमानों की बात कर रहा है, ये तो आरएसएस की बात कर रहा है, ये तो संघ की बात कर रहा है, इसको हटाओ। और उसको मेन स्ट्रीम से हटा दिया जाता था। लेकिन 2014 के बाद एक राजनीतिक परिवर्तन, बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ जिसको विश्व के कई भागों में इस तरह से देखा गया कि भारत अब वास्तविक रूप में स्वतंत्र हुआ है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी, जो राइट विंग की पार्टी कही जाती है, उसका शासन आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण किया। तो उनके 2 टर्म बीत गए, 2014 से 2019, 2019 से 2024। इस बीच भारत की बात करने वाले, भारत की संस्कृति की पोषण करने की बात करने वाले, भारतीयता को प्रमुखता देने के लिए जो लोग आंदोलनरत थे उनके मन में बड़ी बेचैनी थी। शिक्षा प्रणाली तो 2 टर्म बीत गए लेकिन शिक्षा प्रणाली तो वही चली आ रही है। बहुत बेचैनी थी, काफी दबाव प्रधानमंत्री पर और पार्टी पर पड़ा। लेकिन जैसा कि एक आम धारणा है कि प्रधानमंत्री जी कोई काम जल्दबाजी में नहीं करते। नरेंद्र मोदी जी की एक खूबी है कि कोई भी काम तभी वो करते हैं जब चारों तरफ से उसके लिए पेशबंदी कर लेते हैं। 3rd टर्म में उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू की और सिलेबस में तमाम परिवर्तन भी उसी अनुसार किए गए, जिससे कि अंग्रेजी मानसिकता हमारी चेतना से धीरे धीरे हटती जाए और हमारी भारतीय अस्मिता हमारे लिए हमारी विरासत बन जाए। तो इस संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बहुत दिनों 1925 से सक्रिय है। तमाम हमारे ऋषि और संत भी सक्रिय रहे। स्वयं गांधी जी भी भारतीयता की बात करते थे। तो भारतीयता और भारतीय संस्कृति को प्रभावी बनाने के लिए जिन संगठनों की जरूरत है उनमें से एक संगठन है शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास। और शिक्षा संस्कृत उत्थान न्यास के अवध प्रांत के संयोजक हैं प्रमिल द्विवेदी जी। आज हम उनके पास हैं, उनके पास आए हुए हैं यह जानने के लिए कि इस भारतीय संस्कृति और भारतीय मानसिकता को पुष्ट करने के लिए उनके संगठन के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। हम आपको राष्ट्रीय प्रस्तावना के दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे कि प्रमिल द्विवेदी जी वह व्यक्ति हैं जो
उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा के सदस्य रहे हैं और इस समय उन्होंने लागू की गई नई शिक्षा नीति के रूपायन में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की और उसको लागू करने में भी अभी भी प्रयासरत हैं। प्रवीण द्विवेदी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गर्ग साहब। जैसा कि आपने बताया कि पिछले कुछ कालांतर का आपने जिक्र किया कि जिसमें लगभग 75 साल, हाँ, अमृत काल है जी। तो भाषाई अवनति इतनी हुई हमारे देश में कि हम भूल गए कि हम भारतीय हैं। भारतीयता की बात करना एक पिछड़ेपन की बात हुआ करती थी। अपने भाषा की बात करना एक अपमानजनक बात हुआ करती थी और इससे जो जनमानस था, जो भारतीय प्राण अपने अंदर संजोए थे, वो बहुत ज़्यादा आहत होते थे। इसकी शुरुआत तभी हो गई जब कुछ सत्ताएं बदली बीच में। जब अटल बिहारी वाजपेयी का काल आया तब काफ़ी कुछ आधारभूत बदलाव की बात भारतीय की बारे में, सनातन संस्कृति के बारे में उठी। और चूंकि उनका काल इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन वो चीज़ें बीज रूप में पड़ी रहीं। जब सही अवसर आया तो इन चीज़ों का फिर से एक प्रयास शुरू हुआ, जिसमें शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है देश में। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का जो उद्देश्य है वो ये है कि शिक्षा में भारतीयता का समावेश। कई जगहों पे इनके प्रयास से बड़े अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं, जिसमें भारतीयता की सुगंध आ रही है। जिसमें सबसे बड़ा जो कार्य हुआ है वो ये है कि हमारी मृत शिक्षा व्यवस्था, यानी जिसको हम कहते हैं कि पराधीन शिक्षा व्यवस्था से उभर करके हम नई शिक्षा नीति की योजना में सक्रिय भूमिका निभाते हुए और शिक्षा संस्कृति न्यास के प्रयासों के द्वारा नई शिक्षा नीति देश में लागू हो गई है। और अब प्रयास ये करना है कि जहाँ जहाँ पे ये शिक्षा नीति लागू नहीं हुई है उनको प्रेरित करना, उन शिक्षकों के साथ मिलके गोष्ठियां करके उनको प्रेरित करना कि भारतीयता की बात करें। एक और बड़ा क्योंकि शिक्षा जो है वो पशुता से मानवता की तरफ लाती है मानव को, तो हमें जब शिक्षा में बदलाव होगा, हमारे गर्वित पलों को हम फिर से इतिहास में पढ़ेंगे। हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे स्वर्णिम अतीत काल को पढ़ेगी, हमारे वीर सपूतों को, सेनानियों को, त्यागियों को, बलिदानियों को, ऋषियों को, मुनियों को, वैज्ञानिकों को, जिनका नाम डुबो दिया गया था, उनको जब पढ़ेंगे तो हम गर्वित भी होंगे, हम प्रेरित भी होंगे और हमारी पीढ़ी पुनः उसी ऋषिकुल परंपरा से भारतीय संस्कृति को पुनरुत्थान में अपना महती योगदान निभाएगी और हमारे देश में फिर से अर्जुन, राम, कृष्ण और भी तमाम महान पुरुष, शिवाजी, इस तरीके के तमाम महापुरुष जन्म लेंगे और इस भारतीयता को फिर से पूरे विश्व में भारतीयता का परचम लहराएंगे। आपने प्रवीण द्विवेदी जी को सुना किस तरह से भारत को पराधीनता की छाया 75 साल से अभी तक चली आ रही थी। इस अमृत काल में हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि उस पराधीनता की छाया से भी मुक्त करना है, तभी हम सच्चे भारतीय और भारत में गर्व करने वाले नागरिक बन सकेंगे। इसके लिए बहुत ही सुदृढ़ प्रयास किया गया है और जैसा कि बताया कि अब इंडिया नहीं, अब भारत है और बहुत जगह भारत दिखने लगा है। भारत, इंडिया की जगह भारत दिखने लगा है। वायुयानों में पहले उद्घोषणाएं केवल अंग्रेजी में होती थी। इस गवर्नमेंट के समय में ही मेरी समझ से, मैं पहले भी एक आध बार मैंने यात्रा की इस गवर्नमेंट के पहले भी, लेकिन ये मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद मैंने देखा कि वायुयानों में अब हिंदी में उद्घोषणाएं होने लगी हैं। तो इस तरह से कई सांस्कृतिक नगरों के नाम भी ठीक किए गए जो पराधीनता की छाया के साथ नाम थे। तो नाम में और भाषा में बड़ा अंतर होता है, नाम और भाषा का बड़ा महत्व है और ये बहुत अच्छा प्रयास किया जा रहा है और हमें विश्वास है कि अगले कुछ सालों में भारत की तरह दिखने लगेगा। एक बदलाव और मैं साझा करना चाहूँगा
हमारे देश में इन तमाम भारतीयकरण और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के जो कार्य किए जा रहे हैं, उनमें एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, जो अभियान है हस्ताक्षर अभियान, जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि इंडिया की जगह भारत का उपयोग करो। और इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर अभियान और सहमति पत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं, जिसको हम भारत सरकार को सबमिट करके और इसको भी लागू पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। पहला ये है। दूसरा ये है कि भारतीय संस्कृति, शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास अनवरत रूप से इस प्रयास में है कि हमारे आने वाले जो पाठ्यक्रम हैं, उन पाठ्यक्रम में पूर्ण रूप से भारतीयता का समावेश हो, भारतीय संस्कृति का उत्थान हो, और इसके चलते जो कठिन काम, चुनौतीपूर्ण काम थे, वो भी पूर्ण हो रहे हैं। जिसमें एक अद्भुत चीज ये है कि न्यायालयों में अब हिंदी में एक्सेप्टेंस हो गई है, यानी बहुत बड़ी मिलने लगी है। भारत की बहुत बड़ी जीत है ये बहुत बड़ी जीत है। अभी हमारे पाठ्यक्रम में जितने अंग्रेजी थे, जो उच्च वर्ग के लोग पढ़ते थे, उनको एक अभियान के रूप में अनुवाद कराया जा रहा है। संपूर्ण बड़े बड़े पाठ्यक्रमों में अब हिंदी लागू करने के लिए हम लोग का एक अभियान चल रहा है। अनुवाद कंटिन्यूअस जारी है। जितनी जल्दी अनुवाद पूर्ण हो जाएगा, उतनी जल्दी इसको लागू करने का भी प्रयास किया। यहाँ पर मैं ये जोड़ना चाहूँ कि हिंदी का मतलब भारतीय भाषा है। हिंदी का मतलब तमिलनाडु में तमिल है, केरल में मलयालम है, कर्नाटक में कन्नड़ है, आंध्र में तेलुगु है, बंगाल में बंगाली है, असम में असमिया है, और कश्मीर में कश्मीरी है। हिंदी का मतलब हिंदी भाषा ही नहीं है, भारतीय भाषा। हिंदी का मतलब भारतीय भाषा है। बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार।